जो जनाजा पाकिस्तान की सहाफत का निकलना था, तो हुकूमत ने फैसला किया कि एक ही दफ़ा जगह इकट्ठे किया जाए, वहाँ पे कुल वाला खाना रखा जाए और लोगों को कहा जाए कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, दोबारा ना आइए। यार एक को मेला लगा थी, व्हाट इज दिस? ठीक है, लाइक आप हॉस्पिटैलिटी करते हैं, यस 100%, ये चीजें रिगार्डलेस होनी चाहिए थी। आप दुनिया को पता क्या इमेज दे रहे हैं कि हमने पहली दफा गुलाब जामुन देखे हैं, पहली दफा इंटरनेट लगा है। जो लोग इस वक्त जमहूरियत की आवाज उठा रहे हैं, हक बुलंद कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट कितनी बुरी है, अगर आप पूरे 2 दिन का उनका सियासी एनालिसिस सुन लें, आप हैरान हो जाएंगे। झंडे इस्त्री नहीं हुए, ईरान आएगा कि नहीं आएगा, वहां पे आसिम मुनीर इन कपड़ों में यहाँ क्यों गए, उन कपड़ों में वहां क्यों गए, गरीदा फरूकी साहिबा ने कपड़े पहने तो पहने क्यों, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग। पाकिस्तान की विन ये थी कि सालसी के टेबल पे लाना, टर्की ने पेशकश की थी, इजिप्ट ने पेशकश की थी, पाकिस्तान वाज पिक्ड। अब इसको तुम 365 दिन 24 घंटे का रिपीट करते रहोगे तो इस विन का ना जायका खट्टा हो जाएगा। अगर रिदा फरूकी साहिबा कल सुबह पूरा भुरका कर लें तो क्या पीटीआई उन्हें माफ कर देगी? आसमा शराजी साहिबा दुपट्टा करती है ना, उन्हें माफ किया नहीं? क्या जो सनम जावेद के खिलाफ बातें की जाती हैं नून लीग छोड़ देंगे? यार आप एक तरफ कहते हैं कि हम लिबरल हैं, औरतों की रिस्पेक्ट, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम कंजर्वेटिव हैं, औरत तो हमारे लिए पता नहीं क्या है, आप बातें कैसे कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। 11 और 12 अप्रैल को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में सारे इंटरनेशनल और लोकल सहाफ़ियों को बुलाया गया था, जहां पे ईरान और यूएस पीस टॉक्स के बारे में बातचीत की गई थी और 2 मरकज़ रखे गए थे। एक रेड जोन था जहां पे यूएस और ईरान की डेलीगेशन की पीस टॉक हुई थी, और दूसरा मरकज़ था जहां पे सारे के सारे सहाफ़ी जमा हुए थे जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में। इस चीज़ में हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि जितने भी सहाफ़ी थे, मेजॉरिटियों के पास कोई ऐसी खबर नहीं थी और वो सिर्फ तबसरे आपस में दिए जा रहे थे और कुछ इस तरह की न्यूज़ निकाली जा रही थी जो इस पीस टॉक से किसी किस्म का लेना देना नहीं था। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और हमारा जो आज का डिस्कशन होगी वो पाकिस्तान के सहाफ़त का डिक्लाइन है पाकिस्तान में, कि किस तरह ग्रेजुअली पाकिस्तान में सहाफ़त डिक्लाइन होती जा रही है और अब तमाम चैनल्स, तमाम जर्नलिस्ट एक ही लाइन पे चल रहे हैं और वही लाइन जो उनको टोक करके दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का मुझे। आप हर हफ्ते दावत दे देते हैं, वरना तो हमें पॉडकास्ट के मामले में तो याद ही कोई नहीं करता। आने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। जो जनाजा पाकिस्तान की सहाफ़त का निकलना था और निकल रहा था, तो हुकूमत ने फैसला किया कि एक ही दफ़ा जगह इकट्ठे किया जाए, वहाँ पे कुल वाला खाना रखा जाए और लोगों को कहा जाए कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, दोबारा ना आइएगा। और वहाँ पे हर किस्म की आइटम मौजूद थी, हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का बंदा मौजूद था, हर थॉट का बंदा मौजूद था। कोई बंदा ये नहीं कहता कोई लेफ़्ट आउट था। मसलन आपको सरकारी टाउट, इस्टेब्लिशमेंट टाउट, अपोजिशन के टाउट, हर किस्म का बंदा मिला था। न्यू मीडिया भी और मीडिया भी, हर कोई था। मतलब कि मेरा ख्याल है कि आपा ही नहीं सन जी, बाकी उन्होंने हर किसी ने डाल दी थी। बार उसका कंक्लूजन ये था कि मकसद ये था कि दिस इज़ प्रॉब्ली दी डील ऑफ द सेंचुरी। इसमें कोई शक तो रहा है नहीं, ये पाकिस्तान की रियासत की बहुत बड़ी मूव थी टू स्ट्राइक दिस डील होए ना होए एक सेकेंडरी बहस है। पर मीडिया का यहाँ पर रोल ये था कि आप एक हिस्टोरिक इवेंट पाकिस्तान में कवर कर रहे हैं, तो हिस्टोरिक इवेंट का जो क्रिटिकल मैटर है वो दी टॉक्स इटसेल्फ है। उसके ऊपर एक भी खबर एक होता है कि बंदा कहता है कि जी छोट, एक भी खबर नहीं थी। अब मसला क्या है कि हर टीवी चैनल, हर डिपार्टमेंट अपने बंदे वहाँ मूव कर दिया और ख़बर नहीं निकल रही, तो वहाँ पे एक बंदे को ब्रेन वेव आता है, उसे ख्याल आता है, ऐसे कहते हैं आमद हुई है। ज़ाहिर है सूफियों का इलाका है पाकिस्तान, इंडिया, तो आमद तो हो जाती है। उनको आमद ये हुई कि क्यों ना हम इन सहाफ़ियों से PR का काम करवा लें, कि कुर्सियाँ अच्छी हैं, बाथरूम साफ़ है, गुलाब जामुन जो है मीठा है, ठीक है, वाईफाई बहुत अच्छा है। अब बंदा सोच रहा है कि यार हम एटमी ताकत है, ठीक है। पीटीआई अपने दौर में कहती थी कि हम वर्ल्ड पावर बन रहे हैं, शबाशी साहब अभी कहते हैं हम वर्ल्ड पावर बन रहे हैं। तो ये तो बेसिक एमिनिटीज़ हैं। इस लाइक तू मेरे दफ्तर आता है तो चाय कॉफ़ी तो मैं पूछूंगा, ठीक है, AC चलेगा, बत्ती चलेगी। अगर तू दफ्तर से कॉफ़ी इधर की भी बहुत अच्छी है, जैसे उधर की बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी बहुत सस्ती बनती है एक्चुअली। तो अगर तू इधर दफ्तर से जाने के बाद जब लोग पूछे मीटिंग में क्या हो, तो कहना जी उनके AC बड़े अच्छे थे, जो सोफ़े रखे हुए थे बड़े सॉफ्ट थे, और जो उनका PN कॉफ़ी देने आया था ना, तो उसने कॉफ़ी की पिरछी लाया था और एक बिस्किट की ट्रे रखी थी। तो मैं कहा क्या बात है। मीटिंग में क्या हुआ,
वो जो उनका बाथरूम था ना, उसका जो हैंड डिस्पेंसर था उसमें जो सॉस की स्मेल बड़ी अच्छी थी यार। मैं रोज़ मीटिंग में क्या हुआ था, जब मैं हाथ धोने गया तो उनके पास एयर ड्रायर भी था, पेपर टॉवल भी था और टॉवल भी था। और जब उन्होंने मुझे दफ्तर से बाहर भेजा तो उनके संतरी ने सलूट भी मारा। लेकिन मीटिंग में क्या हुआ था पता नहीं। तो सारे मीडिया चैनल सहाफ़ियों पे इज्तमाही तौर पे ये सवाल बनता है कि आप करने क्या गए थे और आप प्रोपेगेंडा का पार्ट क्यों बने। जब गरीदा फ़ारूकी साहब पे ज़्यादा प्रेशर आया, उन्होंने कहा, मुझे तो ताताड़ साहब ने कहा था, जी, ठीक है, और PMLN अताताड़ साहब को होस्ट करने को सेलिब्रेट कर रही थी। यार एक वो मेला लगा थी, मतलब लग ऐसे ही रहा था। क्या है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। लाइक आप हॉस्पिटैलिटी करते हैं, यस 100%, ये चीज़ें रिगार्डलेस होनी चाहिए थी। लेकिन इसकी तशहीर का क्या मकसद है? आप दुनिया को पता क्या इमेज दे रहे हैं कि हमने पहली दफ़ा गुलाब जामुन देखे हैं, पहली दफ़ा इंटरनेट लगा है। मेन्यू में था चिकन कोरमा, चिकन मलाई बोटी, चिकन चाइनीज़ राइस से स्पिनिश करी थी, सीख कबाब थे, चाउमीन थे, गुलाब जामुन और जलेबी और देखें ना, अब देखें, अब ये भी मुझे उन्हीं से पता चला। अब देखें, मटन नहीं था। नाक कटवा दी कौम की, नाक कटवा दी ना। देखें ना, यही बातें होती हैं फिर। आपको नहीं लगता पाए नहीं थे, आपको नहीं लगता ऐसे लगता है निहारी नहीं जैसे थी। हम विलेज रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और हाई टी चल रही है, म्यूजिक जिस तरह का लगा हुआ टू था। बी वेरी फ्रैंक, क्या कहते हैं, मैं उस कन्वेंशन सेंटर में गया हूँ, मैंने टॉक भी दी हुई है वहाँ। मैं एक और मजे की बात बताऊँ ठीक है। उस कन्वेंशन सेंटर के बारे में, वो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में है। 2017-18 से हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे यानी हैं खान साहब से लेके और आज तक हम 2024 private तक वो लिस्ट में है। जो 2024 में 27 प्राइवेटाइजेशन एंटिटीज़ की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें जिन्ना कन्वेंशन सेंटर है। 3 हमने जो ऑडिट फर्म्स हैं उनको रखा हुआ है ताकि वो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। Very मतलब ये कोई सहाफ़ी नहीं बताएगा यानी कि ये सिर्फ मैं रोज बताएगा, मैं रोज लाइक कि ये वो सिर्फ मैं बताऊंगा। प्राइवेटाइजेशन में इन प्रोसेस है। इसका मतलब है कि जो हमारा कीमती असासा गेस्ट को होस्ट करने के लिए, जी। उनको कॉफ़ी देने के लिए, वो जगह प्राइवेटाइज हो वो रही है। प्राइवेटाइज। वेरी गुड। मैं इस कन्वेंशन सेंटर गया हूँ, मैंने इसी हॉल में टॉक दी हुई है, ठीक है। जी ये जमात इस्लामी ने इवेंट करवाया था डिजिटल का, वहाँ पे टॉक दी थी, ठीक है। फौजान उसमें होस्ट था, तोहा जलील भाई भी थे, अच्छा सर नहीं, डॉक्टर अफान भी थे। मेरी लाइफ में पहली और आखिरी मुलाकात अभी उनसे ही थी। और बहुत बड़ा खूबसूरत आलीशान, और उसमें तब भी इंटरनेट था, तब भी कुर्सियाँ बहुत अच्छी थी। जो वहाँ पे उन्होंने टी का सेटअप किया था वो भी बहुत अच्छा था। खाना नहीं था जाहिर है, क्योंकि जमात इस्लामी की बड़ी लिमिट होती। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सहाफ़ी अपना रोल भूल गए। मैं बताता हूँ क्यों। आज से 200 साल पहले सच बोलने को सिर्फ डंडे पड़ते थे, और सच्चाई अगर मकबूल होती थी तो डंडे कम पड़ते थे, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। मतलब आप एक बेर बोन सी ज़िंदगी गुजारते हो। मॉडर्न वेस्टर्न पैराडाइम ने एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी और मीडिया, इनको मर्ज करके एक चीज़ बनाई है जो आज आप हर मुल्क में देखते हैं। ये एक फ्री फ्लोइंग सा स्टेट है और इसको बहुत लुक्रेटिव बना दिया। वी आर टॉकिंग बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाइड। अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जस्ट इन पंजाब 20-22 अरब का DGPR का बजट है। देन हिडन बजट्स ये वो कर करके यू प्रॉब्ली रीच अ फिगर ऑफ 40-50 अरब रुपये सिर्फ पंजाब। फेडरल का अलहदा, KP अलहदा, सिंध अलहदा, बलूचिस्तान अलहदा, ठीक। तो पाकिस्तान अलोन में शायद ये कोई 300-400 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जिसको पैसा मिलता है फ्रॉम रियासत। प्राइवेट पार्टियों का अलहदा है, यूट्यूब इनकम अलहदा है, फेसबुक इनकम अलहदा है, फिर भी तनख्वाह नहीं देते टाइम ठीक है। चलें, वो तो आप घोड़े को पानी तक लेके आते हैं, उसको मजबूर नहीं करते पीने होगा, अब तो सुधर जाओ। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने सेलिब्रिटीज़ बनाए। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इतने पैसे कि हमारा स्टार एंकर ये बात करेगा। हमने देखा कि जब कॉलम निगार होता था तो वो एक फेसलेस बंदा होता था। 90s के अंदर मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता था कॉलम निगार की शक्ल कैसे दिखती है। मेजॉरिटी लोगों को, मसलन आपके बड़े बड़े साफ़ी मुजीबुररहमान शामी, किसी को नहीं पता था शक्ल उनकी क्या है। हामिद मीर साहब की शक्ल का नहीं पता था, हमारे सुहेल वड़ैत साहब की शक्ल का नहीं पता, जितने हैं, ठीक है। आपने TV के एडवेंट पे फेसेस बनाए, कुछ पुराने मीडिया से है, कुछ आपने नए खड़े किए। ज़ाहिर मुशर्रफ साहब थे, नया दौर था, इनलाइटेड मॉडरेशन थी, एक पूरी क्लास ऑफ यंग मेन एंड वुमेन आपने खड़े किए। उसके अंदर सेलिब्रिटीज़ बने जितने हम आज तक देखते हैं, जिसमें हर आयल के अंदर है।
अब उन सेलिब्रिटीज़ को हर जगह जाके एक्शन सीक्वेंस प्ले आउट करना है, स्लो मोशन एडिटिंग करना है बेसिकली। लेकिन वो हुआ भी है वहाँ पे। हर जगह होता है। देयर इज़ नो इवेंट इन पाकिस्तान जहाँ पे स्लो मोशन एडिट ना बनता हो, ठीक। अब मसला ये है कि हर जगह चटपटा नहीं अवेलेबल होता, कुछ जगह रिपोर्टिंग ही होती है। जब आप अपने स्टार एंकर को वहाँ बेचें तो वो क्या करता है, वो चटपटा बनाता है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। इसका सबसे गंदा वर्जन हमने इंडिया में देखा। अब जब सुशांत सिंह एक एक्टर था इंडिया के अंदर, उसने सुसाइड कमिट कर ली। अर्नाब गोस्वामी प्रूव करने पे चले थे कि ग्रैंड कंस्पिरेसी, ठीक है। जो उनके चैनल ने रिपोर्टिंग की, जो बाय द वे अब नॉर्मल है इंडिया में, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, वो इतनी बेहुदा थी कि वो हरासमेंट से भी एक दर्जा अगर ऊपर कोई चीज़ वो थी, ऑफ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, पीपल ऑन द स्ट्रीट, गाड़ियाँ लगे पीछे। इट इज़ द पापराजी कल्चर दैट लेड टू डायना's डेथ। पागल हुए लोग, ठीक है। दीपा पटुकों को फॉलो पता क्या क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान भी पीछे कैसे रह सकता है? सनसनी 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 सनसनी। और फनी बात यह कि यही जर्नलिस्ट टीवी चैनलों में बैठे कहते हैं कि यूट्यूबर सनसनी मचाते हैं। यूट्यूबर सनसनी मचाते हैं और उन्होंने ये काम सीखा आपसे। हमने ARY के थंबनेल देख के, जियो के थंबनेल देख के अपने थंबनेल डिज़ाइन चुने। हम जब इंटरनली मीटिंग करते हैं कि टैग्स क्या रखने, तो हम कहते हैं यार थोड़ा ओपन एंडेड छोड़ दो, लेकिन इनके लेवल तक ना जाओ, उससे एक दर्जा नीचे ही रहो। तो मंकी सी मंकी डू। और इन्होंने कहाँ से सीखा है? इंडिया, अमेरिका। अगर आप फॉक्स न्यूज़ की प्रेजेंटेशंस देख लें, इवनिंग्स की, MSNBC की देख लें, तो वो क्लियरली डिवाइडेड होते हैं और पोलराइजिंग होती हैं बाय नेचर। ये भी वही काम करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, जस्ट लाइक वेस्टर्न मीडिया एंड इंडियन मीडिया, ये कहते हैं कि हमें इंटेलेक्चुअल्स भी मानो। सोशल मीडिया ने इस पैराडाइम को फ्लिप कर दिया। क्यों माने? हम इंटेलेक्चुअल आपको मानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू सी, आपकी डिग्री पे नहीं मानेंगे। हो सकता है कि हामिद मीर साहब, रिदा फ़रूकी साहिबा, मंसूर अली ख़ान साहब, आपके इमरान रियाज ख़ान साहब, आपके साबिर शाकिर साहब, आपके मुनीफ़ फ़ारूक साहब, आपके शाहज़ेब खान साहब बहुत पढ़े लिखे हैं जर्नलिज्म में, IR में, पर वो किसी काम का नहीं है अगर आप जो तज्जिया दे रहे हैं वो सेंस ना मेक करें। क्योंकि एक एस्पेक्ट था न्यूज़ का रिपोर्टिंग, वो तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूज़ देती है तो ये रिपोर्ट करते हैं। सिंपल एज दैट। आई डोंट थिंक उसमें कोई शक दो रहा है। इनके अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो रिपोर्टें देते हैं, पर मोर और लेस एक ही रिपोर्ट सबको मिलती है, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि 10 में से 6 को रिपोर्ट दे दी जाती है, 4 को ब्लाइंड रखा जाता है, ठीक। पर उसके ऊपर जो एनालिसिस होता है वो बहुत कमज़ोर है, ठीक। क्योंकि एक इन लोगों को इतना आदी कर दिया गया है कि आप सेलिब्रिटी हैं, आप जो कहेंगे चलेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनको इतना आदी कर दिया स्पून फीडिंग का कि इन लोगों ने जो कॉलम निगार का काम होता था, लिखना, सोचना, वो ख़त्म कर दिया। बिकॉज कॉलम निगार का मॉडर्न फॉर्म है एनालिस्ट जी। तो एनालिस्ट। अब मैं इधर एक तारीफ़ करना चाहूँगा कि सईद मुजम्मिल शाह वाहिद इनमें से एनालिस्ट है। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन वो बंदा अपनी अक्ल इस्तेमाल करता है किसी रिजल्ट पे पहुँचने के लिए, उसके स्टेप बाय दलील देता है। एक और भी लड़का है जिसका हमने इंटरव्यू किया था, जो साउथ पंजाब से, उमर दराज गोंदल भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो एनालिसिस करते हैं। अब ये दोनों बंदे डिफरेंट साइड्स की एनालिसिस करते हैं, लेकिन आपको नज़र आता है कि एक एफर्ट पुट इन हो रहा है। लेकिन आपके स्टार्स कौन है मेन स्ट्रीम के? मुजम्मिल शाह नहीं है, उमर दराज गोंदल नहीं है। आपका स्टार कल का बनेगा ज़ीशान अजीज़। ये मैं कोई पर्सनल अटैक कुछ भी नहीं, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि टीवी चैनल ज़्यादा बड़ा एसेट समझता है किसको? सईद ज़ीशान को। क्यों? TRP, व्यूज़, सनसनी। टीवी एसेट समझता है रेहान तारिक को, टीवी एसेट समझता है फ़िज़ा अली को, ठीक है। और फिर टीवी का जो डिजिटल वर्जन है वो भी उसी चीज़ को एसेट समझता है।
तो हमारे मुल्क के अंदर आपको एनालिसिस नहीं मिलता। इसीलिए जब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि कोई ख़बर ब्रेक नहीं होगी कन्वेंशन सेंटर के अंदर, तो आपको सबकी इसलिए पता चल गई कि कितने को वो पढ़े लिखे हैं, कितना वो दुनिया के मामलात फॉलो कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने यही तज्जिया करना था ना, गुलाब जामुन मीठे है कि नहीं, जो चीज़ को खा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात क्या है कि जो लोग इस वक्त जमहूरियत की आवाज़ उठा रहे हैं, हक बुलंद कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट कितनी बुरी है, अगर आप पूरे 2 दिन का उनका सियासी एनालिसिस सुन लें तो आप हैरान हो जाएंगे। सियासी एनालिसिस नंबर 1, ये शहबाज गिल साहब ने कहा था, झंडे इस्त्री नहीं हुए हुए, ठीक। सियासी एनालिसिस नंबर 2, ईरान आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा। सियासी एनालिसिस नंबर 3, JD वैंस आएगा कि नहीं आएगा। सियासी एनालिसिस नंबर 4 कि वहाँ पे आसिम मुनीर इन कपड़ों में यहाँ क्यों गए, उन कपड़ों में वहाँ क्यों गए। सियासी एनालिसिस नंबर 5, गरीदा फरूकी साहिबा ने कपड़े पहने तो पहने क्यों, ठीक है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग। सियासी एनालिसिस नंबर 6, जो शिप्स मूव हो रही हैं हरमूज की तरफ, कुछ मूव होना शुरू हो गई थी, और ट्रंप क्या कह रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब कुछ पता है। सियासी एनालिसिस नंबर 7, मुज़ाकरात में अमूमन कितनी देर लगती है, डज इट टेक 1 डे, 2 डे, 3 डेज, दिस इज ऑल रियल ना। आप हिस्ट्री से मिसालें उठाते हैं कि यार ये फलां जंग हुई, वहाँ मुज़ाकरात दे टुक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, दिस टुक 5 ईयर्स, ये चीज़ 6 महीने में होगी, नथिंग। और फिर हर चीज़ को पेंट करना एक लेंस में कि जनाब देखें ये हो गया तो ये इमरान खान साहब ने कर दिया, ये हो गया तो नवाज शरीफ साहब ने ये कर दिया। दिस इज़ अबसर्ड, इट इज़ अबसर्ड। और ये अब उस पॉइंट पे पहुंच गया है कि जहाँ पे लोग नफ़रत करना शुरू हो गए हैं। या लोग नफ़रत करते हैं रियासत से, या लोग नफ़रत करते हैं इमरान खान से। मसलन ये जो इमरान खान के दिफा में लोग बैठे हुए हैं, ये बाकायदा रोज़ की बुनियाद पे लोगों को पोलराइज कर रहे हैं। इट्स अबसर्ड। स्ट्रेट ऑफ हरमूज के बंद होने से पूरी दुनिया अफेक्ट होती है। अब तो दोनों साइडों से बंद हो गया जी। अब उन्होंने कहा कि ना अंदर ना बाहर, किथे नहीं जाना। इंडिया के अंदर जो उनका मीडिया कर रहा है वो अपने ही लोगों का कत्ल कर रहा है जी, ये रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया भी यही कर रहा है, अपने ही लोगों का कत्ल कर रहा है बाय नॉट इन्फॉर्मिंग देम क्या हो रहा है। अगर आप लोगों को अभी ये नहीं बता रहे कि भाई पैसे बचाओ, तेल कम खर्च करो, इस पर स्टोरीज़ नहीं कर रहे, एक्चुअल ऑयल की प्रोग्रेस नहीं बता रहे, इन्फ्लेशन क्या होनी है वो नहीं बता रहे, अगर आप सिर्फ ये रिपोर्टिंग समझते हैं कि आज स्टॉक मार्केट ने 7,000 पॉइंट गेन कर लिया, वाह वाह वाह, ये क्या बात है? आर यू इनसेन? स्टॉक मार्केट कैसे नॉर्मलाइज हो सकते हैं? ये ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, ये डिप्स नॉर्मल नहीं है। अगर हमारी ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 years सालाना 15% मार्केट कैप हो ना, दिस इज नॉर्मल। अगर एक दिन में मार्केट अपना सीलिंग हिट करे और फिर ड्रॉप करे, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट तरक्की की निशानी। तो हम इसको प्रेजेंट ही इनकरेक्टली कर रहे हैं। तो इससे किसका नुकसान है? आम आवाम का। दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस। मिसाल के तौर पर मैं और तुम पढ़ते हैं एक चीज़ के बारे में, उसके बाद हम उसके कंक्लूजन में पहुंचते हैं यार इससे ज़िंदगी कैसे अफेक्ट होगी। ठीक है, अब यूएसए ने डबल डाउन कर दिया है ईरान के ब्लफ के ऊपर। जी, उन्होंने कहा तुम बंद करते हो, हम बंद कर देते हैं, किसी को नहीं मिलेगा तेल। इससे तो यूएस अपने अलाइज को नहीं अफेक्ट करता डायरेक्ट। बिल्कुल कह रहा है। अमेरिका ने ये जंग करके अपने मिडिल ईस्ट के, यूरोपियन और ईस्ट एशियन अलायंस को तबाह कर दिया। ठीक है, इसराइल की ईमा पे। हाउएवर अब अमेरिका कह रहा है हम तुम्हारा ब्लफ कॉल करते हैं, देखते हैं तुम कितनी देर चलते हो पैसों के बगैर। ईरान का मेन सोर्स ऑफ इनकम इस तेल की एक्सपोर्ट है। ईरान ने कहा ठीक है। दोनों क्या गेम खेल रहे हैं कि यूरोप और मिडिल ईस्ट इंटरवीन करे, तरलों पे आए, मेरी साइड पे, अमेरिका की साइड पे या ईरान की साइड पे। तो हमारे जर्नलिस्ट को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की जीत है, लेकिन इसके आगे क्या? हमने अच्छी खाना खिला दिया, इसके बाद क्या? और ये चीज़ हमने ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम खुद की है, अपने हाथों से बनाई है कि हमने मेन स्ट्रीम टीवी पे चीज़ें नशर की हुई हैं कि एक जर्नलिस्ट बाथ टब में बैठा प्रेसिडेंट की ओपुलेंस बता रहा है जी, कि हमने जब रिपोर्टिंग की, एक्सेस भी तो उन्होंने ही दिया उनको वहाँ तक, अब करवाया, हमने रिपोर्टिंग की मारंग बलोच पे, तो हमने 2 मुख्तलिफ खवातीन भेजी, जिनमें से एक आदमी गरीदा फरूकी साहिबा थी और दूसरी के जो हस्बैंड है वो टोटल ऑपोजिट है। क्या मतलब? मतलब एक स्टेट की तरफ से खेलती हैं हस्बैंड उनके, हो सकता है वल्लाही, मैं इस आज़ादी तौर पर नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमने उनको भेजा तो उन्होंने वहाँ पे जो ठंड में लोग बैठे हुए थे उनको ऐसे ट्रीट किया कि अभी ये इंडिया से आए हैं। यार मैं कहता हूँ वो रॉ के एजेंट हैं।
आप दुनिया को क्या इमेज दे रहे हो? आज PMLN क्या कहती है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है? PTI दुनिया में इमेज ख़राब कर रहा है। ओके, तो जब आप मारंग बलोच में पानी फेंकते थे उसके मुंह में माई देते तो इमेज अच्छा हो रहा था? नॉट रियली। तो आपके आर्ग्यूमेंट्स ही कंसिस्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट नहीं करते, आपको जो बयानिया आता है आप आगे जाके दे देते। ठीक, रियलिटी ये है कि हमने सहाफ़त का गला घोंट घोंट के तबाह कर दिया। सिविल सोसाइटी हमने मार दी। सिविल सोसाइटी हमने कैसे मारी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। मुशर्रफ दौर में NGOs आए, दे टुक ओवर एवरीथिंग। हमने उनको आने दिया, रूम दिया। 20 साल NGO राज चला। यही NGOs बताते थे, थिंक टैंक्स बताते थे क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह करना है। इन्हीं की स्टडीज कोर्ट की जाती थी। बच्चे पढ़ के कहते थे हमने यहाँ काम करना है। बिलियंस खर्च हुए। रातों रात USAID प्रोग्राम्स कट हुए और दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि ये एक्चुअली CIA ऑपरेशंस होते हैं। और चौधरी निसार साहब ने अपने टेन्योर में इनके खिलाफ एक्शन भी लिया था, ठीक है। NGOs के खिलाफ। तो आज आपकी पूरी NGO क्लास ख़त्म, उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी थी ख़त्म। क्योंकि NGO क्लास जब आई थी तो उन्होंने ओरिजिनल सिविल सोसाइटी को क्रश किया था अपने पैसे से। तो अब आपकी सिविल सोसाइटी नहीं है। देयर इज़ नो यूनिफाइंग एफर्ट कि जहाँ पे लेफ्ट, राइट, लिबरल, कंजर्वेटिव इकट्ठे हुए एक पेज पे आके बात करें, है ही नहीं। तो मीडिया का ये हाल है, सिविल सोसाइटी का ये हाल है। पीछे बचता कौन है? पीछे कौन बचता है? हुक्मरान। दैट्स इट। आपने उनके लिए फ्री फॉर ऑल बना दिया। सिविल सोसाइटी भी उनकी हमायत करती है। उनके जो क्योंकि डिवाइड हो गए ना, कुछ हमायत करते कुछ एंटी है। मीडिया में भी ऐसे है, बस आप ये डुगडुगी बजाई जा रहे हो। आपको नहीं फील होता कि जब हमने एक कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे लोकल मीडिया को भी बुला लिया, इंटरनेशनल मीडिया को भी बुला लिया और न्यूज़ का फ्लो बिल्कुल रुक गया है, Yeah. और इंटरनेशनल मीडिया ये चीज़ नोट कर रहा है कि यार हर चीज़ अच्छी है, सिर्फ न्यूज़ नहीं है यहाँ पे। What do ये you इमेज think? हमारा किस तरह लेके जाएगा कि एक अगले तरफ हम 5 चीज़ दिनों करवा पे रहे हैं। इंडिया के प्रोग्राम्स उठा लें और इंटरनेशनल एंटी पाकिस्तान चैनल उठा लें, वो क्या बताएंगे? कि बेसिकली आपने ग्लोरीफाइड डिनर रखा था, ऑल डे रिसेप्शन बफे था, दैट्स इट। और आपने ये क्यों किया था? कि थक गए हो जंग में खाना खा के। आप ना करते, एक सहाफ़ी ना बुलाते। सिर्फ जब मुज़ाकरात ख़त्म होनी थी उसके बाद लोकल और इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो मौजूद हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हर सफ़ीर से। वहाँ पैनल टॉक भी होनी चाहिए थी, वो बहुत ज़रूरी था। आप कमाल डिप्लोमेट्स करते हैं बैठते, पैनल टॉक करते, यार। आप डिप्लोमेट छोड़ दें, डिस्कशन होती। जितने वहाँ इंटरनेशनल सहाफ़ी आए थे एक भी आपको नज़र आया इवनिंग न्यूज़ प्रोग्राम पे? नहीं, शायद एक आया हो, नहीं नज़र आया। तो ये कादे आस्ते आए अल अरेबिया वालों ने जियो के साथ सिर्फ एक वो इंटरव्यू किया था। दैट्स वन। आपको नज़र आया? नहीं। इस्लामाबाद में ज़्यादातर दफातर हैं मीडिया हाउसेस के। कोई आपको इवनिंग शो में नज़र आया? कोई मिड डे शो में नज़र आया? नथिंग। तो व्हाट वाज द पर्पस? अगेन एक दूसरे के ये लोग इंटरव्यू किए जा रहे थे बिकॉज बहुत क्लियर अहकामात थे कि भाई कुछ ऐसा नहीं चलना चाहिए जो हमारे नैरेटिव के ख़िलाफ़ हो। और अनफॉर्चुनेटली इस केस में जो पीछे से नैरेटिव आ रहा था वो बहुत अजीब सा था। बिकॉज पाकिस्तान की विन ये थी कि सालसी के टेबल पे लाना, जी, टेबल पे बैठा दिया। ठीक है, दैट्स ऑल। ये पाकिस्तान की विन है कि अमेरिका ईरान मिडिल ऑफ वॉर रुकते हैं, टेबल पे आते हैं पाकिस्तान पे। टर्की ने पेशकश की थी, इजिप्ट ने पेशकश की थी, पाकिस्तान वाज पिक्ड, ठीक है। ईरान फेल्ट कंफर्टेबल एंड सेफ कमिंग हियर, अमेरिका फेल्ट कंफर्टेबल एंड सेफ कमिंग हियर, हैविंग अ कन्वर्सेशन, दैट्स इट। अब उसमें रिजल्ट क्या निकलता है? तो अल्लाह के हाथ में और उन दो पार्टीज़ के हाथ में जो लड़ रही हैं। आपसे यही कह सकते यार थोड़ा इधर थोड़ा उधर इस टाइप कर लो। ना हम अमेरिका को बुली कर सकते हैं, ना हम ईरान को बुली कर सकते हैं। तो ये विन है। अब इसको तुम 365 दिन 24 घंटे का रिपीट करते रहोगे तो इस विन का ना जायका खट्टा हो जाएगा। जी, पता है अच्छा यार, ठीक है यार, बस सही है ना। मसलन हम देखते हैं कि हर सियासी जमात की ना ग्रेटेस्ट हिट्स होती हैं जो वो बस बोलते जाते। अगर मसाज में आप PMLN के बंदे से बात करो कि यार वो जो पेपर मिल्स वाला केस था, उदैबिया वाला, यार उसमें बड़े मसले थे, ये वो मोटरवे किसने बनाई है, यार मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ। आप PPP वालों से बात करो यार कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सालाना करप्शन बड़ी होती है, भुट्टो ने जान दी है जमहूरियत के लिए। बंदा कहता है यार मैं क्या कह रहा हूँ। आप PTI वालों से बात करो यार बुज़दार CM बड़ा कमज़ोर था, इमरान खान जेल में, वो सफ़र, यार मैं बात क्या कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं। वो यही साफ़ी करते हैं। साफ़ी सियासतदान में ना आप ऐसे आंखें बंद करें और सिर्फ बयान सुने, आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। सहाफ़ी से आप काउंटर क्वेश्चन कर लें, लड़ पड़ते हैं, खत्म हो जाती है, लड़ पड़ते हैं, खत्म हो जाता है। बाकी वो तू मैं पे आ जाते हैं। अच्छा, सहाफ़ी को कहेंगे यार ये जो नैरेटिव आप दे रहे हैं ना ये समझ नहीं आता और तू स्टूपिड है यार। अच्छा, तो सवाल करना, सवाल का जवाब सुना, ख़त्म। आप ये छोड़ दें, सहाफ़ी, पॉलिटिशियन, सिविल सोसाइटी रिफ्यूज़ करती एक दूसरे साथ बैठने में। हम सबसे बड़ी मिसाल हैं, मैं तजर्बे से बता रहा हूँ, मैसेज हमारे पास मौजूद हैं, पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज़ल।
कंजर्वेटिव लोग भी, लिबरल लोग भी, ठीक है, इट्स ओके। हमारा तो काम है अमन का पैगाम देना कि यार बात करो, एक दूसरे से प्यार करो। जो फंडामेंटली हम लोग कहते हैं ना कि यार लोग लोगों से प्यार नहीं करते। जो गरीदा फरूकी साहब, हमारे कितने इख्तलाफात है गरीदा फरूकी साहब है ना, हम करते भी रहते हैं, लेकिन जो हम इतना बिलो द बेल्ट कभी भी नहीं गए यार, जो उनके लिबास का मजाक उड़ाया गया, ये कोई अच्छी बात है? आपको दुख नहीं हुआ कि यार एक औरत है, मुझे वो फील ये हुआ था एक बंदा अभी ऑपरेशन करके आया है, आप उसको करना शुरू हो गए हो। यार एक बार सिंपल है, आप उनके आउटफिट से डिसएग्री करें, अग्री करें, आपको रंग पसंद है, यार आप उनको इस तरह कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यार वो अपना काम कर रही हैं, ठीक है, आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ख़त्म होगी बात। जी, आप मुझे बताएं कि अगर गरीदा फरूकी साहिबा कल सुबह पूरा बुरका कर लें तो क्या पीटीआई उन्हें माफ़ कर देगी? नहीं। आसमा शराजी साहिबा दुपट्टा करती हैं ना, उन्हें माफ़ किया? नहीं। क्या जो सनम जावेद के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं नून लीग छोड़ देंगी? यार आप एक तरफ कहते हैं कि हम लिबरल हैं, औरतों की रिस्पेक्ट, क्या तो उनकी तौहीन करते हैं हम, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम कंजर्वेटिव हैं, औरत तो हमारे लिए पता नहीं क्या है। आप बातें कैसे कर रहे हैं? और अगर आप साबित कर देंगे गरीदा फरूकी कपड़े ठीक नहीं है, उसका आर्ग्यूमेंट तो चेंज नहीं हो जाता ना। या गरीदा फरूकी उनके सपोर्टर साबित कर देंगे पीटीआई वाले सेक्सिस्ट हैं, तो उनका बुनियादी डेमोक्रेसी का आर्ग्यूमेंट गलत तो नहीं हो जाता ना। ये स्टूपिड वे ऑफ थिंकिंग होता है। इवन इस कन्वेंशन में हमारा भी उनसे सिर्फ इख्तलाफ उनके नैरेटिव पे था कि दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट। हमने एक गरीदा फरूकी साहबा का हमने दोनों नैरेटिव सुने हैं, जो प्रेज किया इवेंट के फंक्शन की और जो उन्होंने इंटरव्यूज़ किया, हमने कहा दोनों ही फारग हैं, नहीं समझ आते। और फिर हम अगले बंदे पे चले गए, एजाज सईद पे, फिर हम अगले बंदे पे चले गए जो वहाँ था। एजाज सईद के बारे में आपकी क्या राय है वैसे? एजाज सईद भाई के बारे में ये है कि वो ट्राई करते हैं, अच्छी बात है। आपको ये फील होता है कि उनके पास कोई खबरों का मतलब टल्ला है और वो हर वक्त खबर दे रहे होते हैं कि कुछ बन जाए, कुछ बन जाए? बैक टू बैक 2025 में उनकी बेतहाशा खबरें इस्लामाबाद के रिपोर्ट की हैं। इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे शो होस्ट करते हैं, डीप स्टेट से मरासम होंगे, इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट ही गलत होती है, इट्स परफेक्टली फाइन, मैं इसको कोई एक्शनेबल ऑफेंस नहीं समझता। CDF का फेक नोटिफिकेशन, यार ट्रम्प पाकिस्तान आ रहा है, इन द एज ऑफ बीइंग फर्स्ट ना हम पागल हो जाते हैं, मलिक रियाज की डील हो रही है। हम पागल हो जाते हैं। अच्छा, असल में उनके लफ्ज़ों का चुनाव कमज़ोर है मेरे ख्याल से। वो उनको कहना ये ज़ारदारी इस्तीफ़ा देने लगे हैं और आर्मी चीफ सदर बनने लगे हैं। अब मैं बताऊँ कमज़ोरी क्या है, कई मूव्स हो रही होती हैं बेक वक्त, एक पार्टी मलिक रियाज से डील भी कर रही है, अब वो डील होती है नहीं होती सेपरेट बात है, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए कि मुज़ाकरात चल रहे हैं मलिक रियाज और इस्टेब्लिशमेंट के, जी, मुज़ाकरात चल रहे हैं ट्रंप को यहाँ लाने के लिए, ठीक है, मूव्स बन रही हैं कि शायद ज़रदारी साहब को हटाने की कोशिश हो और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बनाने की कोशिश हो। ये सब आप और मैं ये बिलीव कर सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब आप डिफिनेटिव बात करते हो ना तो इट बेटर बी ट्रू। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लफ्ज़ों का चुनाव कमज़ोर है और क्योंकि सारी उम्र अगर आपने सहाफ़त की है नॉट फ्रॉम हेयर बट फ्रॉम व्हाट्सएप, ठीक है, और इन पे पीका भी नहीं लगता यार, आपने एक चीज़ पीका नोट की तो है? रखा हुआ है ऑपोजिशन के लिए, ठीक है, अगर आप बॉल खेलते हैं उनके साथ तो पीका नहीं लगेगा। पीका हर दौर में ऑपोजिशन पे लगा है, जी, मतलब कि ये मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी कानून होता है वो ऑपोजिशन के लिए होता है, जो भी पॉलिसी होती है जो मुआशरे को बेहतर कर सकती है उसकी इन्फोर्समेंट सिर्फ ऑपोजिशन पे होती है, गवर्नमेंट पे नहीं होती। ये बार गवर्नमेंट में सच रहा है, बड़ा रेयर हमें इंस्टेंस मिलता है कि गवर्नमेंट ने अपने बंदे फारग किए हों। होता है, जहांगीर तरीन के केस में हुआ, अलीम खान के केस में हुआ, लेकिन इतना आपको नॉर्मल नहीं नज़र आता। और वो उसके अक्सर और वजूहात होती हैं, उसकी अक्सर वजह वो करप्शन नहीं होती, उसकी वजह ये होती है कि पार्टी के अंदर एक स्ट्रगल चल रही होती है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और एक ग्रुप हावी आ जाता है। हमने ये बीजेपी में भी देखा, हमने ये नून लीग में भी देखा है। चोई निसार साहब कहाँ हैं, शाहिद खान साहब कहाँ हैं, हमने पीपीवी में देखा, PTI में भी हो गया। इमरान खान बेनज़ीर साहिबा जब जिंदा थी तो मखदूम जी वाज जी, एवरीथिंग, उनकी डेथ पे बाकायदा जनाजे वाले दिन ये बात हो रही थी कि अब मखदूम साहब आ रहे हैं फ्रंट राइट। पे। और जब पीपी इलेक्शन जीती तो everyone was like, मखदूम साहब विल बी पीएम, तो गिलानी साहब बने। उनकी खैर फौतगी हो गई है। इन्होंने राजल्ला उनके नेक अमल के लिए उनको अजर देने, गुनाह माफ़ करें। तो ये आपके सामने होता है, इंटरनल कूज होते हैं, इसको प्रेजेंट आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। तो एक्चुअली ये चीज़ उस तरह नहीं हो रही होती, तो आपको ये हर जगह नजर। अब आप देखेंगे, मैं एक बात इस पे करना चाहूँगा कि आप ये देखें कि सैटरडे को हमने अपना क्लेपैक रिकॉर्ड किया
और हमने संडे का हमारा बेसिकली ऑफ होना था। हाँ। और हमें पता था कि यार संडे को जो हमने क्लिप लगाने हैं हम उसमें बाकायदा दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा क्या क्लिप लगाएंगे वो रिबेटल ना हो जाए। हमने दोनों साइड्स पेश कर दी ना, हमने कहा अगर जंग रुकती है और नहीं रुकती, जी। विच वाज प्रीटी ऑब्वियस टू डू, मतलब बहुत सेफ करके खेला हमने। उसके बावजूद हमने शाम को लाइव किया। जी। अपडेट्स इतनी जी थी, जी। हम लाइव कर रहे हैं। मगर जो आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी समझने से कासिर हैं कि आपके व्यूअर एकदम आपसे टेंशन। मैं आपको सिंपल बात आता हूँ, अगर लेट से मंसूर भाई, हम गरीदा फरूकी साहब नए लोग सुनेंगे, हम उनकी बात करें स्पेसिफिकली सबकी, अगर मंसूर भाई गलत खबर देते हैं दोपहर 12:30 बजे, 12 बजे 12:30 बजे जैसे गलत खबर देते हैं, 1:30 बजे साबित होता है वो खबर गलत है, उनके ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू होगा जो उनके मुखालफीन है, जी जी, गालम गलोच करेंगे। कोई बंदा बिलो द बेल्ट बात करेगा तो मंसूर अली खान साहब उस बिलो द बेल्ट बात का जवाब देंगे कि ये हैं ही चवल, जो ओरिजिनल मुद्दा है खबर गलत है वो दब जाएगा। गरीदा फरूकी का एनालिसिस गलत है, वो दबा हुआ किस चीज़ में, उसे कपड़ों के अंदर, दैट्स इट। एनालिसिस की कोई बात नहीं कर रहा, ठीक, क्योंकि रियलिटी ये है कि जो उन पर कपड़ों की तनकीद है उनके पास अपना एनालिसिस भी नहीं है, जी ठीक। तो यहाँ पे मज़हब, जिन्स, कपड़े, लफ्ज़ों का चुनाव, आप किस जमात के साथ खड़े हैं ये मैटर करता है, एनालिसिस नहीं मैटर करता। हमने कितनी दफ़ा मुज़म्मिल शाह की तारीफ़ की हुई है, शहजाद गियास की तारीफ़ की हुई है, हमने कई उन लोगों की तारीफ़ की है जिनको हम शायद पसंद नहीं करते। क्यों की हुई है कि यार इसकी ये वाली बात ठीक है, ये से सही का है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बिकॉज एक बंदे का एनालिसिस ऑन अ पर्टिकुलर इशू उसकी पूरी पर्सनैलिटी नहीं बनाता। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी क्रिटिक होती है। अब मैं शफ़ी जान साहब का देख रहा था मंसूर खान साहब के शो पे, ठीक है, जो वो केपी के तर्जुमान है, तो उनसे बार बार मंसूर साहब उनको मौका दें कि आप बात करेंगे यार गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो क्या हम गवर्नमेंट को नहीं मानते? अच्छा आप ना माने लेकिन अच्छा काम कर रही है, नहीं फॉर्म 47 की अभी पता चल जाएगा सीज़फायर में क्या होता है। यार आप पागल हैं, ठीक है, आपकी पार्टी पे जुल्म हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बड़े आदमी की निशानी क्या होती है कि मुश्किल वक्त में भी असूल, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। मौलाना मौदूदी को सजाए मौत दे देगी, उनको जब लेके जा रहे थे तो उनसे कहा कि हम आपको मौत के लिए लेके जा रहे हैं, आपकी मौत तय हो गई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं उस्ताद हूँ तो मैं आपको अभी भी एक दर्स दे के जाता हूँ कि अल्लाह तयन करता है मौत कब होती है, आप या अदालत नहीं करती, ठीक। और अल्लाह ये करनी ऐसी हुई कि मौलाना मौदूदी की सेंटेंस कम्यूट होगी, सह मौत नहीं मिली। तो असूल वाले लोग ना जाते वक्त भी सबसे मुश्किल हाल में प्रिंसिपल्ड बात करते हैं कि जब आप ऐसे फांसी का फंदा है तब भी उन्होंने प्रिंसिपल्ड बात की कि नहीं यार असूल ये है। तो आपको ये फ़र्क करना होगा कि यार बिटवीन द पर्सन एंड द आर्ग्यूमेंट। आप आंखें बंद करके टीवी देखा करें, मेरा ये मशवरा है, हेडफोन लगा कर सुना करें, आर्ग्यूमेंट सुना करें। कई दफ़ा दफ्तर में हमारे अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, तो क्या जब वो आर्ग्यूमेंट होते हैं तो मैं कहूँ कि अमान फलां टाइम तू ऐ कीता सी लिहाजा तेरा आर्ग्यूमेंट गलत है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग। कई दफ़ा सलमान ऐसी बात करता है जो बिल्कुल दुरुस्त होती है तो हमें कहना पड़ता है यार ये बात ठीक कर रहा है। हो सकता है कि उसी दिन उससे 5 मिनट पहले सलमान ने कोई शुरुल मारी हो, ये भी हो सकता है, ये सबके साथ होता है। आपको हर चीज़ का ओपिनियन उस ऑब्जेक्टिव मोमेंट पे देखना होता है। हमारी सहाफ़त में ये नहीं है, आपके बारे में एक राय कायम की जाती है, फिर वो राय अगले 100 साल आपके बारे में कायम रहती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। हम कितने लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पसंद नहीं करते, पीटीआई वाले बहुत सारे हैं जी। क्या हमारे और अली भाई के इख्तलाफात हैं? कुछ हम पब्लिकली भी करते हैं, हम निजी तौर पे भी करते हैं। मैं क्या उस बंदे को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या साहिल दीम हमारे इख्तलाफ हैं? बिल्कुल हैं। क्या उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या हमारे शहजाद गियास के असूलों पे इख्तलाफ होते हैं? क्या उसको 0 से मल्टीप्लाई कर? नहीं यार, आप पागल हैं। आप इंसान से प्यार करें यार। आप देखें कि कितने मुश्किल दौर के अंदर ईरान के लोग हैं। सबसे पहले अल्लाह से शुक्र अदा करें कि हम उस मुश्किल दौर में नहीं गए और हमने बड़ा अच्छा उनको, कितना बड़ा क्राइसिस हो जाता जी, ये कोई वाक़या हो जाता। तो हमें ना इल नहीं विश करना चाहिए। हम हर वीडियो में क्या कह रहे थे कि यार जंग ख़त्म होने की दुआ करें, जंग ख़त्म होने की दुआ करें। हालांकि ईरान इजराइल को कुट रहा था जी, और कलेजे को ठंडक पड़ रही थी, लेकिन जंग चलना अच्छी चीज़ नहीं, जंग अच्छी चीज़ नहीं है।
ठीक है, मुसलमान पे फ़र्ज़ है जिहाद करना, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। इंडिया के मामले में हम उन्हें तुन रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है सीज़ फायर हुआ। कब तक आप ये करेंगे? तो अगर आपने नॉर्मलसी लेके आनी है तो ये 3 लोग हैं, आपकी पॉलिटिकल क्लास एंड एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और सिविल सोसाइटी। पाकिस्तान में हमें 2 चीज़ें हमारे कंट्रोल में, सिविल सोसाइटी और मीडिया। हमें इनको चेंज करना है, क्योंकि ये वो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कल को इस्टेब्लिशमेंट का रुख मोड़ सकते हैं। यही वो प्रेशर ग्रुप्स हैं जिन्होंने एक ज़माने में मुशर्रफ को कन्विंस किया था कि तुम वर्दी उतारो का मसला नहीं होगा, और ये इमरजेंसी के खिलाफ जो खड़े हुए थे मुशर्रफ की, यही वो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो खड़े हुए थे अयूब खान के खिलाफ। जी, मौलाना महदूदी, फातिमा जिन्ना, लेफ़्ट की तंजीमों की शक्ल में। ठीक, आज पाकिस्तान में वो नहीं है। आज आपको लगता है कि ये हो सकते हैं चेंज? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मगर जिस तरह मीडिया का इकोनॉमिक मॉडल है, आपको लगता है आपको मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है। डू यू रियली थिंक, माज़ा के साथ, मंसूर अली खान का हम का शो के व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होते, उनके पर्सन ज़्यादा होते हैं? राइट? तो बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। जी, टोटली ये चेंज हो गया। मंसूर भाई का यूँ मैंने खुद देखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ अगर उन्होंने उस वक्त से आज तक इजाफा रहा किया हो, घर के अंदर उनके स्टूडियो है, सिंगल फ्रेम और डबल फ्रेम वहीं पे लगता है, जिस टेबल पे वो बैठते हैं कमरा होगा प्रॉब्ली इस कमरे का 1/4, ठीक है, 1/4, यानी आप कह लो कि 12 बाय 15 टाइप का कमरा होगा। उसके अंदर एक टेबल है, उस पर कंप्यूटर है, मंसूर भाई की कुर्सी है, सामने एक कुर्सी है, लेफ्ट पे 2 कुर्सियाँ हैं, आगे एक सोफ़ा है, और आगे जो दीवार है एंटर होते ही लेफ़्ट पे उस पर स्क्रीनें लगी हैं, उस पर मुख्तलिफ चैनलों की खबरें, न्यूज़ चल रही है। मंसूर भाई यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। 2-3 एडिटर होंगे, एक एनएलई टाइप होगा, एक प्रोड्यूसर होगा, 5-6-7 लोगों की टीम होगी एट मैक्सिमम, मेरा ख्याल है। आपको न्यूज़ दे रहे हैं। इमरान रियाज भाई की ये टीम होगी, यही टीम है। साबिर शाह की यही टीम होगी। ये मॉडल चेंज हो गया है, ये आखिरी सांसें हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब नए मॉडल के अंदर हमें वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी कि हर बंदा अपने पहाड़ पे जाके बैठ जाए, करें एक दूसरे के साथ प्रोग्राम। मुझे जेन्युइनली खुशी हुई थी, मैं मजाक नहीं कर रहा, हालांकि अमान को शायद बाप पसंद है, मुझे खुशी हुई थी जब मुजम्मिल शाह, शहजाद गयास, अदील अफजल, फैसल वड़ाइच, 1-2 और सहाफ़ियों ने बैठे इकट्ठे पॉडकास्ट की थी। मुख्तलिफ ऑडियंसेस को वो एक पेज पे लाए थे और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की थी। उन्होंने कुछ डिसएग्री किया, कुछ एग्री किया होगी बातों पे, ये अच्छी बात है। मंसूर भाई भी अपने शो में इन लोगों को अक्सर बुलाते रहते हैं, अच्छी बात है, डिफरेंट ओपिनियंस को, अच्छी बात है। हमने साहिल भाई और कैसरा कराया था। ये आपको चांस मिलता है, और इसमें बदतमीज़ी ज़रूरी नहीं होती, आप बात करते हैं, ठीक है, आप बात करते हैं दूसरे से, पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ऑडियंस को कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा ख्याल है इन गुफ्तगुओं से बंदा सीखता है, ऑडियंस ग्रो करती है, और एक बाय पार्टिजन मूवमेंट होती है कि यार नहीं, हमें ओवरऑल इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करना है। अब आप देखें जो फ्लोटिला है जो गज़ा जा रही है जी, उसके अंदर लेफ़्ट के भी लोग हैं, राइट के भी लोग हैं, गोरे भी हैं, अरबी भी हैं, नॉन अरबी भी हैं, अफ्रीका से भी लोग हैं, पाकिस्तान से भी लोग हैं, पाकिस्तान से मजहबी लोग भी हैं और न्यूट्रल लोग भी हैं। सेनेटर मुश्ताक हैं, सेनेटर मुश्ताक इंशाल्लाह जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जा रहे हैं, तो ये वो वेक्टर है जो आपको अचीव करना है, और इस वेक्टर को रोकने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आप देखें टीवी चैनलों के ऊपर एक मखसूस किस्म का एंकर होता है, एक मखसूस किस्म की फीमेल एंकर पर्सन होती है, एक मखसूस किस्म का एनालिस्ट होता है। डॉक्टर इसरार टीवी पे नहीं अलाउड थे, नहीं, क्यों? ये तो आज यूट्यूब की वजह से आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आवाज़ सुन सकते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद की आवाज़ सुन सकते हैं, इसरार साहब के पुराने बयान सुन सकते हैं, साहिल अदीम साहब को सुन सकते हैं। ये ना होता तो रियासत तो इनको ना आने देती, इन्होंने स्पेस बनाई है। तो हमें एज ए कंज्यूमर एंड ए न्यूज़ प्रोवाइडर ये एफर्ट करना चाहिए कि हम बाय पार्टिजन हों। और मुझे लगता है बेशतर कंज्यूमर तो ये समझ गया है कि मीडिया जो है वो अब न्यू मीडिया की तरफ ही सारी गेम है, कि लोगों के पर्सन तब से सुनो ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि 10 के 10 न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि डील हो गई या नहीं हुई, वो आ गए हैं, वो चले गए। न्यूज़ चैनल ने स्पेस खुद दी है, आप देखें हमारे यहाँ डिबेट तो है नहीं। अब वो तो मैं न्यूज़ चैनल मोस्टली कब देखता हूँ जब वो होता है ना कि ज़लज़ला आ गया कि अच्छा यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, ये कंफर्म खबर दें बस। वैसे अव्वल तो वो भी देखें जो ट्विटर भी पता चल जाता है। हाँ, ये एक ना मुझे दुख भी होता है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, इनके पास बहुत पैसा है, करना चाहें तो ये बड़ा कुछ कर सकते हैं। अगर ये करना चाहें, जंग ग्रुप की अगर आप बात करें, जी, किंग मेकर मेरे नज़दीक, जी,
ठीक है, गवर्नमेंट्स 90 से बनाना यहाँ तक बड़ा रोल है। अगर वो करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते। उनके पास इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतने दानश्वर लोग हैं, बट नहीं करते। एवरीवन वांट्स टू मेक क्विक मनी, इजी मनी। आपके लाहौर एक प्रोग्राम है जो अली हमजा करता है, लाहौर रंग पे, ठीक है, वो मुझे प्रोग्राम पसंद है, ठीक है, कि वो फैक्ट्री वाला ये हो जाए, आई लाइक इट। बड़ी चीज़ें मुझे सीखने को मुझे नहीं पता थी। क्या लाइफ होगी, व्हाट डू यू थिंक के क्या तनख्वाह होगी, व्हाट डू यू थिंक के क्या पर्क्स होंगे, टीवी चैनलों के हालात क्या हैं मुझे और आपको पता है, ठीक। सो अल्लाह के दिए हुए रिसोर्सेज होने के बावजूद जो आउटपुट है वो क्या है। हमारे डिजिटल का सबसे बड़ा चैनल पता है कौन सा है? यासिर शामी भाई का डेली पाकिस्तान। डेली पाकिस्तान सबसे बड़ा ना। ये आप न्यूज़ के हवाले से बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, इस फील्ड जॉनरा टाइप का नहीं, वो तो ज़ाहिर है, बाकी उससे बड़े यूट्यूबर लास्ट होंगे। वीडियो जो बड़ी हिट हुई थी वो थी कि 60 साल बुजुर्ग की एक पता नहीं 22 या 26 साल खातून से शादी हो गई है। ये तो वो न्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, वो दें, उनका राइट है, सही है। हमें ये सोचना होगा। मैं हैरान हो गया था, मुझे भी पिछले हफ्ते एक रील शो हुई, यासिर शामी तबसरा दे रहे थे स्टेट ऑफ अफेयर्स पे। यार वो अच्छा ये भी कर सकते मैं हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं यासिर शामी साहब से मिला हूँ एक दफ़ा, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है। वो एक करैक्टर प्ले कर रहे हैं, वो करेक्टर प्ले करते हैं टीवी पे। निजी तौर पे बड़े नॉर्मल इंसान हैं, बातचीत में उनको पता है स्टेट ऑफ हरमूज में क्या हो रहा है, उनको पता है जंग में क्या हो रहा है। ज़ाहिर एक बड़ी उम्र का आदमी है यार, जी जी, लाइक 35-36 साल 34 साल का एक बंदा है, वो उसको मीडिया में ही है, कि वो दादू में नहीं रहता, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। क्यों? पैसे। हमने जो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मनी की है ना हर फील्ड में, ये बहुत ख़तरनाक है। कुछ फील्ड्स हैं जहाँ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मनी नहीं होनी चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए। तो कि आप सबसे खूबसूरत एंकर या फीमेल एंकर ना बिठाएं, आप सबसे साउंड इंटेलेक्चुअली बिठाएं। आप एक ख्याल से कितनी काबिल बच्चे और बच्चियां होंगे जो बोलते भी अच्छा होंगे, जो इंटेलेक्चुअल भी होंगे, जो पढ़े लिखे भी होंगे, जिनके पास ग्लोबल और लोकल नॉलेज भी होगी, सिर्फ वो इतने कन्वेंशनली खूबसूरत नहीं है तो टीवी भी नहीं आ सकते। वो ट्राई करते हैं बेचारे, नहीं आ सकते। एक प्रॉब्लम तो है ना ये। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ा अच्छा हुआ ये कन्वेंशन सेंटर वाला कि एक ही जगह सबको खड़े करके अनाउंस किया गया कि हमारे मीडिया का जनाजा निकल गया। आपकी इसी बात पे इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। वैसे तो हमारी मतलब पॉडकास्ट होनी थी एक क्राइम एपिसोड के मुतालिक, मगर चूंकि ये इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस वजह से इस चीज़ को डिस्कस किया गया। आपसे इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।